अगर आज आप मतलब बीइंग ए मेंबर ऑफ योर एरिया, आपके मतलब एक मेजर तबका आपका जनरल पॉपुलेशन है, उसके यूथ की बात नहीं करोगे तो आप भी फिर ये ध्यान रखो कि आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में आपका क्या हश्र होगा। 2004 में ओपन मेरिट का दायरा 78% हुआ करता था, ये आपकी जानकारी के लिए। उसके बाद क्या हुआ, सक्सेसिव गवर्नमेंट, मैं किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करूंगा, हुकूमतें बदलती गई लेकिन रिजर्वेशन का दायरा बढ़ता गया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बढ़ती गई और ओपन मेरिट का दायरा श्रिंक होते 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 30% तक पहुंच गया, वो कि ना के बराबर। तो हमने जब ये बातें रखी बार बार रेट की स्पेसेस में या थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, तो ये अब इस तरीके से मतलब एक कॉमन सेंस बन गई है। अब बच्चे को जम्मू कश्मीर के खासकर जनरल पॉपुलेशन को उसको आज पता है कि उसका इस्तेसाल मतलब कहाँ से हो रहा है। जॉब्स में, एडमिशंस में, पहले तो अब खाली जॉब्स तो बहुत दूर की बात है, अब तो एडमिशंस में मतलब हमारे अच्छे डॉक्टर्स नहीं आ पाते हैं आगे, इंजीनियर्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही कम है। जैसा कि आपने खुद कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में, खाली 30% वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रह गई है और वो 30% भी ओपन टू ऑल है। और जो हमारे रिजर्व तबके है, ऑल्दो मैं पहले ही ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हम रिजर्वेशंस एज अ कंसेप्ट के खिलाफ नहीं, जो एक्सेसिव प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस है उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। उसके लिए हम कहते हैं कि रैशनलाइज कीजिए रिजर्वेशंस को, जो 76.5% का हमने एक मैजिकल फिगर दिया है इन कंसोनेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, उसको हम बार बार दोहराते हैं। और यही बात हमने, चाहे वो सीएम साहब से हो, चाहे वो सकीना अख्तर जी से हो, ये बात हमने हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे की। 30% भी ओपन टू ऑल है, यहाँ से भी 10-12% रिजर्व ले जाते हैं, वहाँ पे हार्डली आपका 18%, 20% बमुश्किलन हमारी 70% आबादी के लिए बचता है, जो कि सरासर एक नाइंसाफी है। आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अब मसला ये होता है कि क्या उनके पास पॉलिटिकल विल है, जो कि हमें मतलब कुछ महीनों में पता चलेगा कि क्या इस मसले को, जो कि एक मेजर तबका है जम्मू एंड कश्मीर का, जो एक मेजर इशू बन चुका है, कल ये पूरे इंडिया में ट्रेंड हो रहा था, तो इतना ये बन चुका है इशू, इसको अब इग्नोर करना कोई छोटी बात नहीं है। ये इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, असल में वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम जो आबादी है वो यहाँ पर ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों की है। यानी हम अगर साफ शब्दों में बात करें तो जनरल कैटेगरी लोग जम्मू कश्मीर में 2011 के सेंसस के मुताबिक 69% से भी ज्यादा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है लगभग 70% तक पहुंच गई है और ओपन मेरिट के नौजवानों के लिए सिर्फ 30% रह गया है। मेरे साथ मीर मुजीब साहब हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को जो है शुरुआती दौर से लड़ा है, जंतर मंतर से इन्होंने शुरुआत की। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी मुलाकात वक्तन फवक्तन मेंबर पार्लियामेंट आगर उल्लाह से हुई, सकीना अख्तर जी से हुई, सीएम उमर अब्दुल्ला से हुई, यकीन दहानियां करवाई गई, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने 6 महीने का वक्त लिया। अभी ने क्या कुछ उम्मीद है? मुझे सब बहुत शुक्रिया वक्त देंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जैसे एक लड़ाई को आपने शुरू किया है बहुत पहले से, जंतर मंतर से आपने इसकी शुरुआत की, अब जम्मू कश्मीर में इस लड़ाई को आपने बहुत आगे तक पहुंचाया है, कहां तक पहुंची है लड़ाई और क्या उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल, बहुत सही। देखिए, ये लड़ाई आज से लगभग 10 महीना पहले हमारे काफी सारे वॉरियर्स ने मतलब स्टार्ट की। मैं 1-2 महीना शायद थोड़ा सा इस लड़ाई में मतलब एक्टिवली थोड़ा सा लेटा है, बट जब से मैं आया हमने मतलब कॉन्स्टेंटली तब से फोकस किया है फैक्ट्स को आगे रखने की, जो मतलब लॉजिक है, मतलब तथ्य हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड, जो कि ऑफिशियल डेटा है, उसको हमने बार बार रखने की कोशिश की है। एक नैरेटिव बिल्डिंग प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स और लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा हमने लिया है। तो हमने जब ये बातें रखी बार बार रेट की स्पेसेस में या थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, तो ये अब इस तरीके से मतलब एक कॉमन सेंस बन गई है। अब बच्चे को जम्मू कश्मीर के खासकर जनरल पॉपुलेशन को उसको आज पता है कि उसका इस्तेसाल मतलब कहाँ से हो रहा है। जॉब्स में, एडमिशंस में, पहले तो अब खाली जॉब्स तो बहुत दूर की बात है, अब तो एडमिशंस में मतलब हमारे अच्छे डॉक्टर्स नहीं आ पाते हैं आगे, इंजीनियर्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही कम है। जैसा कि आपने खुद कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में, खाली 30% वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रह गई है और वो 30% भी ओपन टू ऑल है। और जो हमारे रिजर्व तबके है, ऑल्दो मैं पहले ही ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हम रिजर्वेशंस एज अ कंसेप्ट के खिलाफ नहीं है, और जो एक्सेसिव प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस है उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। उसके लिए हम कहते हैं कि रैशनलाइज कीजिए रिजर्वेशंस को, जो 76.5% का हमने एक मैजिकल फिगर दिया है इन कंसोनेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, उसको हम बार बार दोहराते हैं। और यही बात हमने, चाहे वो सीएम साहब से हो, चाहे वो सकीना अख्तर जी से हो, ये बात हमने हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे की है। ओपन मेरिट्स के लिए सबसे पहले मुझे भाई 58% कोटा होता था, उससे घटाकर जो है 38% का दिया गया है। अब रिजर्वेशन जो है 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह से हमने
तरमीम लाई कुछ कानूनों में, उसके बाद कुछ और कास्ट को जो है वो ऐड किया गया, आपको लगता है उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल, देखिए उससे भी पड़ा है। और मैं तो 2019 तो मतलब अभी नजदीक की बात है, मैं उससे पहले जाऊंगा। 2004 में ओपन मेरिट का दायरा 78% हुआ करता था, ये आपकी जानकारी के लिए। उसके बाद क्या हुआ, सक्सेसिव गवर्नमेंट, मैं किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करूंगा, हुकूमतें बदलती गई, लेकिन रिजर्वेशन का दायरा बढ़ता गया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बढ़ती गई, और ओपन मेरिट का दायरा श्रिंक होते 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 30% तक पहुंच गया, जो कि ना के बराबर, क्योंकि ये 30% भी ओपन टू ऑल है, यहाँ से भी 10-12% रिजर्व ले जाते हैं, वहां पे हार्डली आपका 18% 20% बमुश्किलन हमारी 70% आबादी के लिए बचता है, जो कि सरासर एक नाइंसाफी है। आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितनी बड़ी नाइंसाफी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो इस रिजर्वेशन के बारे में जो है ओपन मेरिट कैटेगरी के जो नौजवान है उनके बारे में जरूर सोचा जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन जीत गए उसके बाद हमने देखा कि कितना एग्रेसिव तरीके से उस पर काम नहीं किया गया। जब आप लोगों ने दोबारा सड़कों पर आकर एहतजाज किया, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उससे जो है 6 महीने का वक्त आपसे मांगा गया। आपको क्या लगता है जो इलेक्शन से पहले कहा गया था उस पर जो है सही तरीके से इलेक्शन के बाद काम हो रहा है? देखिए, हमारा काम है कि जो हमारे फैक्ट्स थे, ड्राफ्ट्स थे, उसको आगे तक पहुंचाना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना कि भाई साहब ये रियलिटी है, उनको दिखाना कि किस तरह से हो सकता है, क्या इसमें सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो तक हमने दिया। हम ये नहीं थे कि प्रॉब्लम पोज करके खाली सोल्यूशन नहीं दिया और चुप करके बैठ गए। हमने ये भी बताया कि किस तरह से हो सकता है, कहाँ से आप ये मतलब चीजें कर सकते हैं। बाकी उनके पास भी काफी शार्पेस्ट माइंड होते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि काफी क्रीम ऑफ द सोसाइटी होती है, उनको पता होता है कि किस तरह करना है। अब मसला ये होता है कि क्या उनके पास पॉलिटिकल विल है, जो कि हमें मतलब कुछ महीनों में पता चलेगा कि क्या इस मसले को, जो कि एक मेजर तबका है जम्मू एंड कश्मीर का, जो एक मेजर इशू बन चुका है, कल ये पूरे इंडिया में ट्रेंड हो रहा था, तो इतना ये बन चुका है इशू, इसको इग्नोर करना कोई छोटी बात नहीं। ये इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत रही, जो हमने कॉन्स्टेंटली फैक्ट्स पे, प्योर फैक्ट्स पे हमने लड़ाई लड़ी। हमने किसी को तबके को ऑफेंड नहीं किया, किसी को दूसरे तबके से मतलब कोई लड़ाई नहीं होनी। हमने सिंपली जो हमारा मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो हमने पॉइंट्स बोले हैं प्योरली ऑन दैट बेसिस बोले हैं, और क्लियर डिमांड्स रखी है इनके सामने। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी जरे से बढ़ के भी शक होगा, और वो बैक्ड बाय डेटा है। तो लेट्स सी, अब उनके बॉल उनके कोर्ट में है कि वो क्या करना चाहे। उनके पास वो पॉलिटिकल विल है, अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करते हैं तो वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल। मुझे भाई आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में अगर हम इस वक्त बात करें, नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी में है, लेकिन जो मेंबर असेंबली के जो रुकने हैं वो जो है मैक्सिमम ओपन कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ओपनली आकर कोई भी नहीं बोल रहा कि हाँ इन लोगों के साथ नाइंसाफी है, ऐसा क्यों? लेकिन मैं आप यही बात दोहराऊंगा यहाँ पे कि 90 अगर MLAs मेम्बरान हैं यहाँ पे ऑनरेबल, उसमें से लगभग 65 से 68 तो प्योर उन इलाकों से आते हैं जहाँ पे एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है। ओवरवेलमिंग मतलब जब मैं बोलता हूँ ये 80% से ज्यादा वहाँ पे जनरल आबादी है, ठीक है। तो अगर वो उनको मैं ये यहाँ से तनबीह करना चाहता हूँ। देखिए, सरकारें बदलती रहती है, MLAs भी आते जाते रहते हैं। अगर आज मतलब बीइंग ए मेंबर ऑफ योर एरिया, आपके मतलब एक मेजर तबका आपका जनरल पॉपुलेशन है, उसके यूथ की बात नहीं करोगे तो आप भी फिर ये ध्यान रखो कि आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में आपका क्या हश्र होगा। यही लोग आपको उस वक्त क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये इस तरीके से जो हमने इसको बिल्ड किया है, नैरेटिव बिल्डिंग की है बेस्ड ऑन प्योर फैक्ट्स, हमने कोई घर का लॉजिक नहीं दिया है इसमें, प्योरली फैक्ट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया है। तो इसको अब आप मतलब अंडर द कारपेट ब्रश नहीं कर सकते हो, आपको इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद पॉलिटिकली सफर करोगे। अगर आपको वो मंजूर है, अभी आप अगर चुप्पी साधी है तो फिर कल इसका खामियाजा भी आप भुगतोगे। मेंबर पार्लियामेंट आगर उल्ला ने जब सीएम रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया तो उस वहाँ पर जो है PDP के कुछ लीडरों ने हिस्सा लिया, बाकी कई लीडर थे, उमर अब्दुल्ला के बेटे भी वहाँ पर देखे गए। उसके बाद जो है कमेटी बनाई गई 6 महीने के लिए, लेकिन PDP ने टारगेट किया नेशनल कांग्रेस को कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंतजार करें, 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी। तो ये लोग कहेंगे जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए, हम ज्यादा पॉलिटिकल, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोलती है, PDP क्या बोलती है, दूसरी पार्टी क्या बोलती है, हम इन पार्टियों आपको लगता नहीं कि 6 महीने का वक्त ज्यादा ले लेना है? देखिए, हमने ये बात उठाई थी वहाँ पे, हमने रेट की थी वहाँ से CM साहब से कि ये 6 महीना ज्यादा होता है। उन्होंने मतलब उस तरफ से ये रीजन दी थी कि अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे से बैलेंस पॉलिसी निकले तो 6 महीने दे तो, नहीं तो आप अगर आप चाहते हो कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा फैसला कर दे जो कि कल किसी तबके को जो फिर वो फॉल्टी हो जाए, तो फिर अगर वो चाहते हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि 6 महीना रहेगा। फिर हम जब बाहर निकले, हमने वहाँ पे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर जो अगर उल्ला साहब थे, अपोजिशन के कुछ मेंबरान थे, पारा साहब थे, वही पारा साहब, मुर्शीद साहब थे, बाकी थे, उनसे हमने वहाँ पे मशवरा किया। तो उन्होंने भी इस बात को मतलब एग्री किया कि हाँ 6 महीना मतलब ये ठीक है, दे दो इनको, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। ये भी मतलब सब उसमें जो, और इस जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, हमने अपने स्टूडेंट से भी से बात की
ट्रेनिंग में कहा कि ठीक है 6 महीना इट्स अंडरस्टैंडेबल, तो ठीक है देखिए अब हमने अब जो बातें कहनी थी वो हमने आगे रखी है। हाँ, तो अब 2 महीने गुजर चुके हैं, हम देखते हैं अब क्या रहेगा आगे, इसमें क्या इनका रद्द अमल रहता है। लेकिन ये जो इस कमेटी के मेंबर है सकीना इतुजी, जब आप लोगों ने एहतजाज किया अगर उल्लाह साहब के स्पॉट में आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कैमरा के सामने जाकर शो ऑफ करना या फिर नौजवानों के साथ हमने कहा है हम कर देंगे। आपको नहीं लगता कि वो जो है बच रहे हैं इस मुद्दे पर ओपनली बोलने के लिए, जहाँ अगर उसको इस कमेटी का मेंबर बनाए तो उसे ओपनली बात करनी चाहिए, वो डर क्यों रही है, इतना घबरा क्यों रही है ओपन मैच के नौजवानों के साथ बात करने के लिए या फिर उन्हें ये कहने के लिए कि जनाब हाँ आपसे चाहे वो मतलब जिस मेंबर की आपने बात की सकीना जी या कोई भी हो, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप मतलब अपनी जो जनरल पॉपुलेशन है उसका भी ख्याल रखे, चाहे वह किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जनरल पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा रहता है हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा, बट जैसे कि मैंने आपको बोला 65 से 68 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपकी जनरल पॉपुलेशन है। तो किसी भी ऑनरेबल मेंबर को उनको मतलब मुझे लगता है कि काफी सोच समझ के मतलब यूथ की जो फीलिंग्स है उनको मजबूर नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए उनको कि क्या बयान दिया जाए जिससे यूथ की फीलिंग्स मजबूर ना हो। अच्छा, आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कमेटी के रिपोर्ट की। कश्मीर में आपने इस मसले को बहुत हाईलाइट किया है, जम्मू से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए जम्मू में भी जो हमारे हैं यहाँ पे भाई वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी मतलब धीरे धीरे मसला को उठा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, बाकी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खुदा ना खासा कोई ऐसा मसला नहीं है, सिंपल गवर्नेंस इशू है जिसमें मतलब यूथ के अपॉर्चुनिटीज की बात है, एस्पिरेशंस की बात है प्रेजेंट की और फ्यूचर की। अगर उनको अभी मतलब ये नहीं मिलता, इससे हमारा पूरा स्टेट का सिस्टम कोलैप्स हो सकता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में मेरिटोरियस अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो कैसे इलाज होगा वहाँ पे, खाली अगर आप रिजर्व कर दोगे सब कुछ तो फिर कैसे चलेगा। अगर इसी तरह से आपके एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होंगे तो पॉलिसी अच्छी कैसे बनेगी। इस तरह से एजुकेशन में आपके एबल टीचर्स नहीं होंगे, मेरिटोरियस टीचर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे वहाँ पे हमारे बच्चों की तालीम होगा। तो सारा निजाम जो है गवर्नेंस का वो इस पे निर्भर करता है, इस पे डिपेंडेंट है कि एक मेरिटोरियस तबका आए आगे और जो मेजर आबादी है उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो। इसके बगैर कोई भी रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, कोई भी मतलब रिप्रेजेंटेशन वो पूरी नहीं होगी जब तक जिस मेजर तबके की जनरल पॉपुलेशन की 69.5% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन उस सेक्टर में या उस इंस्टीट्यूशन में ना हो। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आने वक्त में असेंबली सेशन लगने वाला है, क्या आपकी अपोजिशन के कुछ मेंबरान से बातचीत हुई है कि आप इस मुद्दे को असेंबली में दोबारा से उठाइए ताकि हुकूमत को याद रहे कि जनाब हाँ ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्या लगता है 6 महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगी क्या आपके हक में आएगी या नहीं? देखो उस पर तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, वो तो बॉल उनके कोर्ट में है, उनको डिसाइड करना है। हमारा जो काम था हमने वो किया, हमने उनके सामने सारे फैक्ट्स रखे, सारे ड्राफ्ट्स रखे। रही बात अपोजिशन की, तो वो भी स्पेसेस में हमसे इंटरेक्शन करते हैं, तो उनसे भी हम कहते हैं कि आप असेंबली में इस मसले को जोरों शोर के साथ रेज कीजिए। न सिर्फ अपोजिशन, रूलिंग पार्टी के जितने भी वो है मेंबरान है, कभी स्पेसेस में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ होता है, तो उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप रेज कीजिए। और ये हर किसी एमएलए से आपके मीडियम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको रेज करना चाहिए। अगर आप अभी साइलेंट बैठे तो फिर ये हमारी जो यूथ के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। उनके जो अपॉर्चुनिटीज है वो डिनाई हो जाएंगे, तो उनको फिर वही ड्रग एडिक्शन वगैरह वगैरह उन गंदी चीजों में वो उनकी लत लग जाएगी। उन पे भी आप ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ मुजीब साहब थे। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन इशू को जो है इन्होंने शुरुआती दौर से उठाया है। 6 महीने का वक्त मांगा है हुकूमत ने। कमेटी 6 महीने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसमें जावेद डार साहब हैं, जावेद राना साहब हैं, सतीश शर्मा है, सकीना इतुजी हैं। अब देखने की जरूरत है कि 6 महीने के बाद रिपोर्ट जब सामने आती है उसमें क्या ओपन मेरिट्स के नौजवानों के साथ इंसाफ होता है या नहीं। हर वक्त में क्या कुछ अपडेट देती है जो भी हम तक पहुंचेगी हम अब तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।